कैसा हो जब एक ऐसी जेल बना दी जाए जहां पर सारे कैदी ही सुपर पावर रखने वाले विलन्स हो। एक में अगर बिजली को कंट्रोल करने की पावर हो तो किसी के पास एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जाने की पावर हो। ऐसा हो जिसके पास लोगों का दिमाग कंट्रोल करने की ताकत हो, क्योंकि जब सब एक ही छत के नीचे रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा ये जानेंगे हम आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत होती है ग्राउंड के नीचे से एक पार्किंग एरिया को दिखाने से, जहाँ पर सुपर पावर विलन्स का एक ग्रुप था जो अपने ही एक साथी को मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने इस साथी को एक गुंडे को मारने के लिए भेजा था जो इनका टारगेट था। मगर ये उससे नहीं बल्कि उसकी बेटी को ही मार कर आ गया था। और अब वही वो गुंडा गन यहाँ पर लेकर आ जाता है। अचानक ही इन पर गोलियों की बारिश कर देता है, जहाँ पर बहुत सारे सुपर पावर विलन्स वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन इनमें से दो के पास बुलेट प्रूफ की ताकत थी, ऐसी ताकत जिनसे उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था। पहले वो इससे बचते और फिर इस गुंडे से लड़ने लगते हैं। वो उछल उछल कर उस गुंडे को मार रहे होते हैं, लेकिन गुंडा जो बहुत ही बहादुर और ताकतवर था वो पहले एक का हाथ पकड़कर उसका बाजू तोड़ता है, मुंह पर मुक्के मार मार कर जान ही ले लेता है। फिर वह उस आदमी को भी मार देता है जिसने उसकी बेटी की जान ली थी। और पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और वो लोग गुंडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले पूरी दुनिया में तबाही फैल गई थी जिसका नाम था पल्स। हर चीज तबाह बर्बाद हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त जंगों में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन जो कि बहुत खतरनाक थी पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिससे तबाही मच जाती है और बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। अब जाहिर है इस वजह से दुनिया भर के रिसोर्सेज यानी कि वसाइल पूरी दुनिया से खत्म हो जाते हैं। बचे हुए रिसोर्सेज के लिए दुनिया भर में लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब जो जिंदा बच जाते हैं उनमें रेडिएशन की वजह से बदलाव होने लगते हैं। उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि सभी के अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिनसे वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन ये लोग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट एक कानून बनाती है जिसके जरिए उन्होंने एक ऐसी सुपर जेल बनाई जहाँ पर इन सुपर पावर्स विलन्स को रखा जाना था। और चूंकि उस गुंडे ने भी 50 से ज्यादा कैदियों को मारा था, इसलिए उसे भी ये सजा सुना दी जाती है कि उसे भी हमेशा इस सुपर जेल में रखा जाएगा। और उस सुपर जेल की देखभाल एक आदमी कर रहा था जो दरअसल गार्ड्स का बॉस होता है, जिसके बारे में ये अफवाह थी कि वो बहुत लालची है। वो कैदियों के साथ इस तरह से जुड़ जाता है कि उन्हें यहाँ से भागने की उम्मीद दिलाता है और बदले में उनसे बहुत सारे पैसे लेता है। गार्ड्स के बॉस का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है तो वो यकीन दिलाता है कि मेरे बारे में ये सारी अफवाहें झूठी है। और अब सारे सुपर पावर विलन्स को और गुंडे को बस में बिठाकर उस जेल में लाया जाता है। गुंडे को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो यहाँ पर आकर बहुत खुश है। वो यहाँ पर आना चाहता था ताकि वो और भी सुपर पावर विलन्स को मार सके। इन कैदियों में एक अच्छा कैदी भी होता है जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता है। उसका नाम डियागो होता है। वो खतरनाक इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं होती है जिससे तबाही मचती, बल्कि उसके पास दूसरों के दुख दर्द महसूस करने की काबिलियत थी। अब गार्ड सभी की आइडेंटिटी यानी कि शिनाख्त पहचान देखकर उनके हाथों और पाँव में कफ्स लगा रहे थे यानी कि हथकड़ियां, ताकि वो अपने सुपर पावर्स को इस्तेमाल करके जेल में हंगामा न करते, जिससे यहाँ पर तमाशे हो। सभी कैदियों को ग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ पर गुंडे की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसे इससे पहले लाया गया होता है। उस कैदी को गुंडे पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसके भाई को गुंडे ने ही मारा था। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को लड़ाई का चैलेंज करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, मुक्कों से लड़ने लगते हैं। ये लोग गुंडे पर वार करने लगता है, वो पीछे हट जाता है और अब गुंडा पहले उसके चेहरे पर मुक्का मारता है, फिर उसे नीचे गिराकर जोर से टांग मारता है। इससे वो कैदी काफी जख्मी होने की वजह से लड़ाई में हार जाता है। इससे पहले कि गुंडा उसे मारता, गार्ड्स कफ की वजह से उसे बिजली के झटके लगाते हैं, जिससे वो गुंडा रुक जाता है, फौरन गिर पड़ता है। तभी एक फीमेल गार्ड आती है जो उसे मुक्कों से खूब मारती है और अब उस गुंडे और कैदी को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। अब सारे गार्ड्स जो इनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे, बॉस को भी मार धाड़ देखकर मजा आ रहा होता है। यहाँ दियागो एक ऐसे कैदी से मिलता है जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत होती है। वो दियागो को बताता है कि मैं यहाँ पर आने वाला सबसे पहला कैदी हूँ। साथ ही वो जेल में रहने के दियागो को कुछ रूल्स भी बताता है। अब दियागो यहाँ पर सबसे मशहूर और खतरनाक कैदी जिसे हर कोई जानता था उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसका नाम लोब है। और उसके पास ये ताकत है कि वो किसी भी चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर लेता है कि उसकी खतरनाक ताकतों का अंदाजा किसी को भी नहीं है। तो तुम लोग लोब से दूर ही रहना। अब इसी दिन लोब को एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है। उसे बॉस ने बुलाया था क्योंकि वो अकेले में लोब से कोई बात करना चाहता था। यहाँ बॉस
लोब से अपनी बात शुरू करता है। कहने लगता है कि मैं बहुत जल्द रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरा काम कर दो, यानी कि अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में वो सारे पैसे भेज दो जो तुमने बैंक की लूट मार में चुराए थे। यहाँ लोब बॉस को साफ साफ धमकी भी देता है कि अगर तुमने मेरा ये हुक्म ना माना तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब हमें जेल का हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर जख्मी गुंडे का इलाज किया जा रहा होता है। यहाँ पर हम बहुत ही अजीब मरीज कैदी को देखते हैं। हालांकि उसका सर नहीं होता है मगर फिर भी वो जिंदा होता है। डॉक्टर उसकी सर्वरी साइट पर सैंपल ले रही होती है क्योंकि वहाँ से नया सर बाहर आ रहा था। तभी यहाँ पर दियागो भी आ जाता है साफ सफाई करने के लिए, और चूंकि ये खतरनाक नहीं लग रहा था इसलिए डॉक्टर उससे बातचीत करके अपने बारे में बताने लगती है, जिसके बाद साथ वाले कमरे में जाती है लोब का चेकअप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर गुंडा भी आ जाता है, वो डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है, जिसकी वजह से वो बेचारी लड़की वहीं पर ही मारी जाती है। अब वो लोब को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो इसकी जान लेता यहाँ पर दियागो भी आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है, पर गुंडा उसकी नहीं सुनता है और अब वो दियागो को मारने लगता है। वो उससे बचते हुए गुंडे को ही पकड़ लेता है और हमला करके जमीन पर दे के मारता है। ऐसा करके वो लोब की जान बचा लेता है। अब ये खबर पूरे जेल में फैल जाती है, जिससे सुनकर सब लोग दियागो की बहादुरी पर बहुत इम्प्रेस होते हैं। हर कैदी अब उसकी इज्जत करने लगता है क्योंकि उसने अपनी महारतें दिखाकर लोब की जान बचाई थी। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देते हैं। इन सब से जाहिर लोब भी बहुत खुश होता है। वो दियागो को अपने पास बुलाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब चूंकि दियागो को लोब की तरफ से इज्जत मिल रही थी तो वो भी काफी खुश होता है। उधर बॉस के साथी को उसकी डील के बारे में पता चल जाता है जो उसने लोब के साथ की थी, यानी कि अब अकाउंट में पैसे मंगवाने के बाद वो लोब को आजाद कर देगा। अब उसके साथी बॉस से इसके बारे में पूछती है। बॉस कहता है कि अगर तुमने मेरी बात छुपा कर रखी तो मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा, यानी कि तुम्हारी जॉब पर और तरक्की हो जाएगी, और अगर तुमने मेरा राज खोला तो मैं तुम्हें ही जॉब से निकाल दूंगा। अब पता चलता है कि पहले वाले कैदी को यहाँ पर आए हुए 10 साल हो चुके थे और बार बार उसे अपनी एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त दिया करता था, पर कोर्ट वाले हमेशा उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया करते थे। यानी कि ये कानून जहाँ पर सबको इंसाफ देता है वहाँ पर अक्सर बहुत सारे कैदियों के साथ नाइंसाफी भी कर जाता है, जहाँ उसे दोबारा कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इस बार उसे जमानत मिलने की काफी उम्मीद होती है, पर वो कोर्ट के फजूल सवालों से तंग आ जाता है और काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से उठ जाता है, जिसकी वजह से एक बार फिर उसकी एप्लीकेशन रद्द की जाती है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। जबकि लोब जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा था। अब सबसे पहले वाला कैदी जिसे जमानत नहीं मिली थी वो गुस्से में बैठा होता है, जहाँ पर उसका एक साथी उसे लोहे की कटर जैसी चीज देता है ताकि इसके जरिए वो अपनी मायूसी का बदला ले सके, जिससे जेल में हर तरफ हलचल मचकर हर तरफ हंगामे वाला माहौल बन जाए। वो इसके लिए राजी हो जाता है। उस चीज से अपनी कफ्स की नोक्स काट कर उन्हें उतार देता है और फिर टेबल के ऊपर चढ़कर एक लंबी सी बिजली की तार लेता है, जिससे वो खुद को चार्ज करने लगता है। ऐसा होते ही उसकी आंखों में भी बिजली चमकने लगती है। साथ ही हाथ से वो बिजली को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसका इस्तेमाल करके सबसे पहले वो एक गार्ड पर हमला करता है और फिर पूरे जेल की ही इलेक्ट्रिसिटी पर हमला कर देता है। ऐसा होते ही सभी कैदियों की कफ्स जो लोग थे वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी कि काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा होते ही सारे कैदी आजाद हो जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर बॉस अपने साथी को जल्दी से जनरेटर ऑन करने का हुक्म देता है ताकि जैसे बिजली दोबारा पैदा हो कफ्स लग जाए। उसने ऐसा ही किया। जनरेटर ऑन होते ही जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर आई उन कफ्स को लॉक किया जाता है और फिर उन्हें बिजली के झटके लगाकर कंट्रोल किया जाता है। फिर अपने अपने सेल्स में बंद कर दिया जाता है। अब सारे कैदी अपने अपने सेल्स में होते हैं, पर सबसे पहला कैदी नहीं था, वो यहाँ के हॉस्पिटल में होता है, जिसके बारे में यहाँ के एक ऑफिसर को पता चल जाता है। वो वहाँ जाकर पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो बॉस ऑफिसर को हुक्म देता है कि वो इसे मार दे क्योंकि ये सारा तमाशा इसी की वजह से हुआ। ऑफिसर ने ऐसे ही किया। अब वो कई बार उस पर वार करती है, जिससे आखिर उसकी जान ही चली जाती है। अब उसके साथ साथ इस तबाही में 12 कैदी मारे जाते हैं, लेकिन ये बात बॉस हर एक से छुपा कर रखता है। वो उस दियागो को अपने पास बुलाता है। जब वो जाता है तो वो उसे टॉर्चर चैम्बर दिखाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कैदी को रखकर बहुत मारा जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर टाइम भी बहुत आहिस्ता गुजरता है। अब बॉस को लगता है कि इस सारी लड़ाई के पीछे लोब का भी कोई हाथ है, इसलिए वो दियागो से इसके बारे में पूछता है, क्योंकि दियागो और लोब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। साथ ही वो खुफिया इंफॉर्मेशन लेना चाहता था जो लोब के बारे में उसे पता थी, और कहता है कि मुझे लोब और अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हें इस टॉर्चर चैम्बर में भेज दूंगा। अब दियागो सब कुछ इसको बताता भी है, मगर इसमें कोई खास
इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए वो दियागो को वापस भेज देता है और लोब के पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से भागने के बारे में कभी भी ना सोचना और जल्द से जल्द पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। और अब चूंकि लोब के पास भागने का कोई चारा नहीं होता है, इसलिए बॉस से समझौता करने के लिए मान जाता है। साथ में वो ये भी कहता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन बॉस की साथी एक इलेक्ट्रिशियन के साथ बेसमेंट में आती है इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक करवाने के लिए, जबकि सारे कैदियों के पास एक इनवेलप आता है जो उनकी फैमिलीज की तरफ से होता है, जिनमें सबकी फेवरेट चीजों के बारे में जिक्र किया गया था। लोब दोबारा से भागने का प्लान बनाता है, इसलिए वो एक टैबलेट लेता है और इंटरनेट के जरिए खतरनाक वायरस को इंस्टॉल कर लेता है ताकि यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके, यानी कि अपने कंट्रोल में करके उसे चला सके। उधर गुंडा अपने चेहरे पर क्रॉस का निशान बनवा लेता है और दोबारा वो उस कैदी से लड़ने के लिए जाता है जिससे पहले भी उसकी लड़ाई हुई थी, मगर इस बार वो लड़ने से इनकार कर देता है। दियागो लोब से मिलने आता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे भी साथ में मिला लो। अब जिस दिन बॉस ने रिटायर होना था तो पता चला कि अब उसकी जगह गुंडों का बॉस एक और आदमी है, ना कि उसकी साथी जिसके साथ उसने डील की थी कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बॉस को आकर कहती है कि तुमने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे, अब किसी और को बना दिया बॉस। अब बॉस उसे 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से भेज देता है और अब जाता है उस लोब के पास। वो उसे टैबलेट फिर से देता है जो उसने वापस ले लिया होता है और कहता है कि ये लो टैबलेट और सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। टैबलेट लेकर लोब उस पर काम करने लगता है। बॉस बहुत खुश था कि ये कितने आराम से सारे पैसे मेरे अकाउंट में भेज रहा है मेरी बात मानकर, पर वो नहीं जानता था कि लोब ने उस टैबलेट में जो वायरस इंस्टॉल किया था उसकी वजह से उसने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे कफ्स का असर खत्म हो जाता है। एक बार फिर सारे कैदी आजाद होकर आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पर तबाही मच जाती है। सभी कैदी अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो गार्ड्स को तो मार ही रहे थे, साथ ही अपनी कैदी साथियों को भी, उनसे भी वो बुरी तरह लड़ रहे थे। अब इन सब की वजह से दियागो की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो सबकी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था। अब एक डॉक्टर आकर उसे संभालती है। अब जब लोग बॉस के पास होता है तो उसकी साथी उसे फौरन कॉल कर देती है, इस अचानक हंगामे के बारे में आगाह कर देती है, जो सुनकर बॉस काफी घबरा जाता है। वो कहता है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं ये सारा कंट्रोल संभाल लूंगा। पर अब जब वो लोब की साइड से जाने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक होता है क्योंकि दरअसल ये भी लोब ने ही कंट्रोल किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके भागने के प्लान का मेन रोल बॉस ही है। अब जेल के हालात बदतर हो जाते हैं क्योंकि कोई अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके दूसरे आदमी को जला रहा था तो कोई अपने मुंह से जहर वाला धुआं निकालकर सबकी जान ले रहा था। हालांकि इन सुपर पावर कैदियों को गार्ड्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कोई भी उनके काबू में नहीं आ रहा होता है। अब हालात को कंट्रोल से बाहर होता देखकर बॉस अपने साथी को कॉल करके इसका हल पूछता है, मगर वो कहती है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम की खराबी है, अगर इसे ठीक करना है तो नीचे बेसमेंट में जाना होगा क्योंकि वहाँ का जो जनरेटर है उसका सारा सिक्योरिटी सिस्टम उसी पर ही चलता है, जनरेटर को बंद किया हुआ है और अगर उसे दोबारा रीस्टार्ट कर दिया जाए तो सिक्योरिटी सिस्टम के ठीक होते ही हालात ठीक हो जाएंगे। तो अब कैप्टन उसके कहे के मुताबिक बेसमेंट में जाता है जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए। बॉस की साथी उसे साथ साथ गाइड भी कर रही होती है। ये दोनों रेडियो फॉल्स के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर जैसे वो बेसमेंट में जाता है सिग्नल्स वीक होने लगते हैं, इनकी कॉल कट जाती है और अब बॉस की साथी उसे आगे नहीं बता सकती कि आगे क्या करना है। पर यहाँ पर अब कैप्टन अपना दिमाग लगाने लगता है। उसे जनरेटर मिल भी जाता है पर इससे पहले कि वो इसे स्टार्ट करता यहाँ पर एक कैदी आ जाता है जिसका चेहरा बदलकर एक खतरनाक क्रिएचर की तरह बन जाता है, जिसे देखकर कैप्टन छुप जाता है मगर कैदी उसे ढूंढ ही निकालता है, उस पर हमला करके उसे जमीन पर दे मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो दोबारा उठाकर कैप्टन को मारने लगता है, उसको दीवार के साथ लगाकर गला पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसकी जान लेता कैप्टन अपने आप को छुड़वा लेता है। वो एक रोड से वहाँ की पाइप पर मारता है जिससे वो टूट जाता है। उसके अंदर से निकलने वाली गर्म हवा जैसे ही उस कैदी के मुंह पर पड़ती है उसकी मौत हो जाती है। बॉस लोब के सामने बैठ जाता है और इंतजार कर रहा होता है कि पैसे ट्रांसफर होने का प्रोसेस कब तक होगा, पर अब जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है बॉस काफी खुश हो जाता है, जबकि लोब उसे कहता है कि दिमाग को कंट्रोल करने के अलावा भी एक और एबिलिटी है जो कोई भी नहीं जानता है, वो ये कि मैं अपने दिमाग को सामने वाले दिमाग के साथ बदल सकता हूँ। ऐसा कहते ही वो अपने दिमाग को बॉस के दिमाग के साथ बदल देता है, यानी कि अब लोब
लोब के अंदर बॉस का दिमाग था और बॉस के अंदर लोब का दिमाग, क्योंकि इस जेल से भागने का एक यही रास्ता होता है। क्योंकि लोब को इस बात से कोई मसला नहीं था कि मैं किसके जिस्म में हूँ, वो बस इस बात से खुश होता है कि कम से कम मैं यहाँ से भाग तो रहा हूँ ना। और अब लोब जो बॉस के जिस्म में था वो अपने ही जिस्म को मारता है, क्योंकि जाहिर है अब उसके अंदर बॉस आ जाता है और इस तरह से बॉस को बेहोश कर देता है। यहाँ पर कैप्टन जनरेटर को रिस्टार्ट कर लेता है, जिससे कफ्स दोबारा काम करने लगते हैं, जिससे अब बॉस यानी कि लोब सभी कैदियों को बिजली के झटके देकर कंट्रोल कर लेता है और वापस सेल में बंद करवा देता है, यानी कि उसने सारा कंट्रोल संभाल लिया होता है। और अब वो बाहर आकर हुक्म देता है कि लोब यानी कि बॉस को टॉर्चर चैम्बर में भेज दिया जाए। क्योंकि ये बॉस का ही रूप होता है, इसलिए फौरन लोब समझकर उसे टॉर्चर चैम्बर में भेज दिया जाता है। जबकि लोब बाहर आकर अपने साथी से मिलता है, वो यहाँ पर उसकी प्रमोशन खुद ही कर देता है, यानी कि अगली गार्ड्स की बॉस वो खुद ही होगी और यहाँ से बॉस के रूप में चला जाता है। जिसके बाद साथी अब जेल को अपने तरीके से चलाती है। वो यहाँ के सिस्टम में काफी अच्छी तब्दीलियां लेकर आती है। डियागो की सजा खत्म हो जाती है, उसे काफी पहले ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसकी ताकतें किसी के लिए भी नुकसान देनी होती है। साथ में लोब के साथी को भी छोड़ दिया जाता है और अब यहाँ पर दोबारा से लोब यानी कि बॉस आता है। वो दरअसल इन दोनों को पिक करने के लिए आता है जो इसके साथी थे। अब जैसे लोब का साथी और डियागो गाड़ी में बैठते हैं, ये तीनों पुरसकून और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। इनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। अब वो अपनी नई शुरुआत करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।